हाय एवरीवन, वेलकम टू गुल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1। और ये वीडियो मैं स्टार्ट ही करने वाली हूँ, मतलब ये इस वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम से है। इसका नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये इतिहास का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। तो आप अच्छे से सुनो और पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, देखो, रसीदा का सवाल है। एक रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी और 100 साल पहले की थी वो। ठीक है, और वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था कि मतलब वो कोई भी ऐसे कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले या 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन यही था। तो देखो, कैसे पता लगाएं। ठीक है, टॉपिक है उसका नाम क्या है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। कल क्या हुआ था इसके लिए रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, है ना। अखबार पढ़ते हैं ना तो कल की न्यूज़ होती है, रेडियो में भी कल की न्यूज़ आती है ना, टेलीविज़न में भी भी सुन सकते हो आप। ओके, तो साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो वो बातें। ठीक है, मान कर चलो आपसे कोई 1 साल के बड़े हैं, उन्हें पहले की बातें पता है और मतलब आपको नहीं पता है, और 2-4 साल पहले की बात कर लो क्योंकि आप जब बहुत छोटे होंगे तो नहीं पता था, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसे ही इतिहास कहते हैं। साथ ही यह जानने के लिए मतलब ये तो हो गया था कि स्मृति होती है, लेकिन वो बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकता है। इसका क्वेश्चन यही था कि पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकता है। तो अब देखो, एक फिर न्यू टॉपिक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, मतलब क्या होता है, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप पहले के बारे में जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो ना, तो आप किसी न किसी थ्रू से आप जान सकते हो। जैसे पहले के शिकारियों कैसे थे, पशुपालन कैसे होता था, कृषक कैसे होता था, व्यापारी कैसी होती थी, पुरोहित यानी कि पंडित जी कैसे होते थे, जो कारीगर होते थे वो सब कैसे होते थे, किस तरह के गाना गाया जाता था, किस तरह के शो देखे जाते थे, कोई शो तो होता नहीं था, किस तरह से वो सब मनोरंजन करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। तो इन सब के बारे में हम यही जानेंगे। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सी नाटक देखा करता था, या फिर कौन कौन से गीत गाना सुनते थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो चलो, क्या क्या और कैसे कैसे पता चलेगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब समझ में आता जाएगा। तो आप शांति रख के पढ़ो। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, ये फिर से एक टॉपिक आ गया है ना। लोग कहाँ रहते थे, आपको पता चलेगा कि पहले के ज़माने में लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, एक नर्मदा नदी का पता लगाओ, मतलब नीचे चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, नीचे देखो, नीचे नर्मदा नदी ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ही किनारे मतलब लोग ज़्यादा बसा करते थे और बसा करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, नदी के किनारे इसीलिए बसते थे क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत आसानी से मिल जाता था। इसके बाद पानी के साथ साथ क्या मिलता था वहाँ पर, मतलब सोयल वगैरह अच्छी होती थी। ठीक है, नर्मदा नदी मिल गई तो मतलब ये रही ना नर्मदा नदी, तो वहाँ पर लोग बसते थे। और क्यों बसते थे? क्योंकि पानी वगैरह अच्छे से मिल जाते थे। बाद में की जो खेती वगैरह होती थी, सोयल वगैरह अच्छी होती थी, खेती सब अच्छे से कर पाते थे, तो इसीलिए। तो लोग कहाँ रहते हैं ये टॉपिक है हमारा। और देन हमने नर्मदा नदी का पता कर लिया है। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संप्रदा के परिचित थे। ठीक है, मतलब कोई जो बोलते हैं ना, ज़्यादा इन्हें पता है, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, सिंपल भाषा में बोले तो, कि ये ज़्यादा रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हें ना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा। चलो इनसे पूछते हैं। तो वो जंगल में रहते थे और जंगल में उन्हें बहुत ज़्यादा पता था क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह
किया करते थे, वो जानवरों को आखेट आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करते थे, ठीक है। जानवरों का भी वो शिकार करते थे, क्योंकि मतलब पहले पहले तो लोग यही सब खाते पीते थे, है ना, आपको भी पता है। तो यही सब खाते पीते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ी का पता लगाओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिम में आपको देखना है। तो उत्तर बोले तो थोड़ा शॉर्ट करके समझाती हूँ। ये वाला देखो, नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला नॉर्थ बोले तो उत्तर होता है ना, नीचे वाला साउथ बोले तो दक्षिण होता है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, ऊपर वाला नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे वाला साउथ मतलब दक्षिण, और ये वाला ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है ये, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट मतलब पूर्व या फिर पूरब बोल सकते हो, और इसे पश्चिम बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको क्या बताया जा रहा था कि किसमें देखो, उत्तर में और पश्चिम में देखो, है ना। उत्तर और पश्चिम में दोनों में देखो क्या आपको मिलेगा, सुलेमान और किरथार पहाड़ी, ठीक है। किरथार पहाड़ी एंड सुलेमान पहाड़ी आपको दिख गए, यहाँ पर दिख गया ना, ठीक है। और नर्मदा नदी आपने यहाँ पर देखा हुआ था, तो चलो मिल गया हमें ये पहाड़ी, सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ मिल गए। तो हम और आगे पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है ये। तो देखो, सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता हमें चल गया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आस पास क्या रहते थे, स्त्री और पुरुष जो रहते थे वो खेती और जौ की पहले खेती किया करते थे, सॉरी गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, तो वो सब उपजाना आरंभ किए थे तभी। सबसे पहले कोई बोलेगा कि बोलो कौन सी फसल सबसे पहले उगती थी, तो गेहूं और जौ। ओके, उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू किए थे, ठीक है। देखो, भैंस तो नहीं, गाय बैल बकरी भेड़ वगैरह ये सब पालते थे, और इसके बाद जो खेती करते थे ना वो गेहूं और जौ वगैरह की खेती करते थे, ठीक है। तो देखो, जैसे पशुओं को पालना शुरू किया, ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। ये लोग सब कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, उत्तर पूरब, ठीक है। तो उत्तर वाला ये पार्ट और पूरब वाला ये पार्ट, ठीक है। उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ, ठीक है। उत्तर पूरब में क्या लगाओ, गारो और वो उसका पता लगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी फिलहाल पढ़ो। देखो, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। इन सब में जो गारो पहाड़ी है एंड विंध्य पहाड़ी है, इन सब में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कहाँ पर, गारो एंड विंध्य पहाड़ी, याद रखना। ऊपर वाला भी याद रखना, क्या, किरथर पहाड़ी एंड सुलेमान पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ी के पास मतलब क्या उगाए जाते थे, गेहूं और जौ। इसके बाद विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी के नीचे 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 चावल उगाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। गारो पहाड़ी और कौन सा है, विंध्य पहाड़ी के नीचे क्या करते थे, मतलब उनके आसपास में चावल उगाया करते थे, ठीक है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जहाँ पर चावल उगता था वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये है, आपको कहा था कि उत्तर और पश्चिम वो ईस्ट में मतलब पूरब में निकालो क्या, गारो पहाड़ी और मध्य में विंध्य पहाड़ी, ठीक है। ये रहा विंध्य पहाड़ी, ये रहा गारो पहाड़ी। तो इन दोनों की जगह ना क्या निकलता था, चावल। तो ऐसे याद रखो कि विंध्य पहाड़ी से हम दौड़ते जाएंगे, हमें भूख लगी है, और गारो पहाड़ी पे हमें क्या मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, और विंध्य पहाड़ी पे भी चावल मिलेगा। लेकिन हमने नर्मदा नदी यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर लोग बसा करते थे, और वो वाली बातें कहाँ पढ़ी थी, सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती होती थी, और ये फर्स्ट फसल है ना, सबसे पहले यही क्रॉप उगाए जाते थे, ठीक है। तो अब देखो, और देखो नीचे मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। चलो हम सिंधु नदी को ढूंढते हैं ना, इसे तो एक पेज में ही चिपका लेना चाहिए। सिंधु नदी बताओ जल्दी। ये रहे सिंधु नदी, ये रही सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदी बताओ मुझे, बहुत सारी हैं, क्या है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है ना। तो ये सब सारे क्या है, इनके क्या है, सहायक नदियाँ है ना,
जो सहायक नदियाँ साथ में चलती रहती है उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। ओके, तो देखो मानचित्र पर आपने इन दोनों नदियों को पता कर लिया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ उसे हम कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। जैसे मान के चलो ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी में हमारे मतलब बिहार की बात करी मैं, गंडक भी मिल रही है, मतलब अलग डायरेक्शन बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी याद करो। गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक मिल रही है, बागमती मिल रही है, कोसी, कमला, महानदी, मतलब ये सब सारे मिल रही है। तो एक बड़ी नदी में ना छोटी छोटी नदी अगर मिल जाती है तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। कुछ साल पहले, कुछ साल क्या 4700 वर्ष पूर्व पहले कुछ आरंभिक नगर यहाँ पर फले फूले थे। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। गंगा और इनकी सहायक नदियाँ और समुद्र वगैरह तटवर्ती वगैरह का सबका विकास बहुत साल पहले यानी कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। देखो गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाओ। सोन जो मतलब बिहार में पड़ता है, चलो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रही गंगा नदी, कहाँ से, ये रही, देखो ये उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है और ये रही गंगा नदी, ठीक है, यहाँ से चली जाती हैं। तो सोन का पता करो, सोन ये रही, यहाँ से यहाँ तक ना पटना में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। ओके, तो ये रहे पटना, और पटना है, और ये सोन नदी है, ठीक है। तो सोन नदी का हमने पता कर लिया और गंगा नदी का भी पता कर लिया कि गंगा नदी का क्या है, सहायक नदी है, सोन नदी है। कौन सी नदियाँ हैं, सोन नदी है, ठीक है। तो सोन नदी का हमने पता कर लिया। तो देखो गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि देखो गंगा के दक्षिण में जो आसपास के क्षेत्र थे ना प्राचीन काल में, उसे मगध कहा जाता था। लेकिन अभी उन्हें बिहार के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में भी हैं अभी। तो वह गंगा नदी के दक्षिण यानी कि नीचे ये गंगा नदी रही और इसके नीचे ये मगध प्रेजेंट थे, ठीक है। उन्हें ना अब मगध के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन पे जो शासन करते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित कर दिया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य का स्थापना की गई थी, बाद की मतलब करी गई थी। ऐसे मतलब देख देख कर किसी और को देखते हैं तो कोई और काम करने लगता है अच्छे से, हाँ। तो ये सब बातें हो जाती हैं, तो आप समझते ही हो। तो आप देखो आगे, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप भी बताऊंगे अभी क्या होता है, एक ऐसे हिस्से में दूसरे हिस्से तक की यात्रा करी। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, ठीक है। पहले जाना पड़ता था पर्वत को तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर, रेगिस्तान को लांघकर, नदियों में तैर कर, ठीक है, समुद्रों में कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतलब काफ़ी लेट लगता था, काफ़ी टाइम लगता था, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो यात्रा कर लेते थे, ठीक है। कभी लोग काम की तलाश के लिए, कभी प्रकृति के आपदाओं के लिए। देखो जैसे किसी को काम नहीं मिला, किसी का पेट एक जगह नहीं भरा तो वो दूसरे जगह चले जाते थे, है ना, खाने पीने की वजह से। किसी को मानकर चलो एक समुद्र के किनारे रह रहे हैं, नदियों के किनारे रह रहे हैं, उसमें बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से उनका घर वर सब बिखर गया, सब टूट गया, तो वो चले जाते थे। इनकी वजह से कई बार भूकंप आ जाते थे, तो भूकंप की वजह से चले जाते थे। ये प्राकृतिक आपदाओं होते थे ना, तो इनके वजह से भी इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए उन सबको मतलब उन सब पे अटैक कर देते थे, उन सब पे आक्रमण कर देते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ठीक है। इसके वजह से वो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, अपने पास जो भी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें वैल्यूबल होती थी, जो भी उनके मतलब नीड होती थी, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती थी, वो साथ में लेकर जाते थे, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे ना, वो शिक्षा देते थे, लोगों को सलाह देते थे, अच्छी ज्ञान देते थे, तो वो एक जगह से दूसरे जगह इसीलिए चले जाते थे। कुछ लोग तो नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वैसे भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जाए, न्यू जगह की खोज हो जाएंगे, न्यू जगह का पता चल जाएगा, तो इसीलिए मतलब उन सबको इसमें भी मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए वो सब चले जाया करते थे, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, इन सभी यात्राओं को
को लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। और ये देखो अभी आप मानकर चलो किसी गांव में और गांव से निकलोगे किसी शहर में आओगे तो बहुत लोगों से जान पहचान होगी, है ना। आते जाते लोगों से जान पहचान सब कुछ मतलब होता रहता है ना। तो लोग जितना दूर जाते हैं, जितना बाहर जाते हैं, उतना समझदार होते हैं, उतने लोगों से जान पहचान होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाओ। और इसीलिए मतलब पहले तो छोटे से बहुत सब हर एक चीज़ छोटी थी, तो धीरे 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 डेवलपमेंट होते गए और यहाँ तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही आप सब अच्छे से पढ़ कर आना, अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इतिहास का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप अच्छे से जाकर देखना और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो चलो ये सब मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये सब करवा दिया है, ये कैसे जानते हैं। हमने नर्मदा नदी को देखा था, ठीक है। इसमें देखो हमने नर्मदा नदी को देखा था, है ना। और ये भी बताई थी कि ये ऊपर है, बताती हूँ अभी। ये गंगा नदी है ना, इनकी सोन नदी ये है। और बाद में कि ये गारो नदी, ओ सॉरी गारो पहाड़ी। और यहाँ पर एक था ये विंध्यन पहाड़ी, यहाँ पर चावल उगाए जाते थे सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर देखो किरथर सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती हुआ करती थी, है ना। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया था। तो चलो हम आगे आगे पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी पढ़ ली थी, यहाँ से हम पढ़ेंगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो चलो इसका हम जवाब देखते हैं, क्यों करते हैं इंसान। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियों पर्वत समुद्र इस उपमहाद्वीप और प्रकृति सीमाओं को निर्णय करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है ना, पहाड़ पर्वत वगैरह। और वैसे बात है कि आगे 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 जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे ही मैं सब कुछ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, ठीक है। जिन्होंने चाहा कि हाँ जाकर रहूँगा तो चले भी गए। अब आपको पता है ना, माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़ रखे हैं, तो हो जाता है। ये पर्वतों की ऊंचाइयाँ को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है। और ये देखो लोगों के इस आवागमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध हुआ और लोगों को बहुत अच्छा लग गया कि मतलब जाओ बाहर को देखे, बाहर को जाने कैसे लगता है, क्या है, कैसे लोग हैं, कैसे पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, है ना। कोई कहता था ऐसे करो, कोई कहता था ऐसे करो, तो हर कुछ को अपनाते रहे। उन्हें बहुत ही मज़ा आने लगा, बहुत चीज़ सीखने को मिला, तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। तो वो सब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे ताकि हमें और भी चीज़ सीखने को मिले। तो यही चीज़ था। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं, है ना। तो चलो अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या टॉपिक? देश के नाम, ठीक है। हमारा देश प्यारा देश, महान देश है ना, महान भारत। तो इन महान भारत का नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिका तथा इंडिया जैसे नामों का सॉरी इंडिका नहीं है, इंडिका एक पुस्तक है ना, इसलिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस, ठीक है, कहाँ से? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिन्हें संस्कृति में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। सिंधु कहा जाता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, सिंधु घाटी से सभ्यता। ऐसे एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाओ, ठीक है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। जो ईरानियों और यूनानियों जो आते थे ना, उन्होंने ही ये इंडिया नाम का मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह है ना यहाँ पर, तो ये इंडिया है ना। तो भरत बोले थे। तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। तो एक समूह में जो लोग रहते थे तो उसे ना बोलते थे इन भरत नाम से, ठीक है।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इस शब्द का यानी कि भरत नाम ना कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में लिखा होगा आपका देश का नाम भरत होगा। ठीक है, बाद में इनका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में इनका प्रयोग देश का होने लगा। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोले तो यूनानियों और ईरानियों ने ही इस नाम को दिया है। तो मतलब क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था कि ये सब आए और इन सब ने क्या किया, सिंधु को हिंदोस या फिर इनके नाम से नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को, समूह को इन्होंने भरत कहने लगा। और भरत के नाम से बाद में भारत को बुलाने लगे, है ना, भारत बुलाने लगे। और ये इनका जो उल्लेख है ना, मतलब जो भी चीज़ें इनके बारे में लिखा हुआ, तो वो कहाँ मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इंडिया का भरत नाम लिखा हुआ ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ कर आना, इसे आगे हम और भी करेंगे। अतीत के बारे में कैसे जाने, इसे हम आगे वाले में, यही क्वेश्चन था ना पहले रसीदा का, तो इसके बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास की बुक का चैप्टर ये 1 है और ये पार्ट 3 होने वाला है वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो देखो हमने 2 वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल में किया है। आप अगर चाहते हो देखना तो देख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने ये सब करवा दिया था, देश का नाम कैसे पड़ा एक बार और मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था कि पहले जो इंडिया का नाम था ना, इंडिया कैसे पड़ा, तो पहले जो हमारे इंडिया है, इंडिया नाम पड़ा था या फिर भारत के नाम से हम बुलाते हैं। और ये पता है इंडिया शब्द कहाँ से आया था, इंडस से निकला था, जिससे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अच्छा देखो, जो ईरान है, यूनान है ना, ईरान और यूनान से यहाँ से कुछ बंदे आए थे, कुछ लोग आए थे जो कि ईरानियों बोल सकते हैं और यूनानियों बोल सकते हैं। तो ये सिंध एरिया को ना हिंदोस और इंदोस कहते थे, और नदी के पूर्व जो स्थित भूमि थी ना उसे इंडिया कहते थे। और वहाँ के पास जो उत्तर पश्चिम में लोग जो समूह रहती थी उनके, तो उन लोगों को ना ये क्या कहते थे, इंडस कहते। ठीक है, तो अब देखो, तो इन्हीं समूहों को मतलब इन्होंने इंडस कहा, और इंडस के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। और जो भरत है, भरत अरे इंडस नहीं, भरत कहते थे। ठीक है, भरत कहते। ठीक है, और उस भरत का ना उल्लेख कहाँ पर मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। तो यही बात थी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम पढ़ेंगे, अतीत के बारे में कैसे जाने। जो रसीदा का क्वेश्चन था कि अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो ये अतीत के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। आप अच्छे से शांति रख कर पढ़ो, इसे समझो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना या फिर पढ़ना है। ठीक है, अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढो, पढ़ो, इससे भी आप जान सकते हो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम हाथ से लिखते हैं, जैसे पुस्तक है, उन पुस्तक को हाथ से लिखी गई है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलिपि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंग्लिश में इसे बोल सकते हो मैन्यूस्क्रिप्ट। शब्द लैटिन शब्द, यानी कि मैन्यू का अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है, हाथ से निकला हुआ है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताप पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ के छाल के से विशेष तरीकों से तैयार भोजन पात्र पर लिखी मिलती थी। देखो, पांडुलिपियाँ है ना, वो तार पत्रों यानी कि तार जो होते हैं ना, तार के पत्ते तथा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल। ठीक है, एक भूर्ज नामक पेड़ थे, उनके छाल पर लिखे गए ना, इन अच्छे से मतलब उन छाल पर विशेष तरीके से भोजन पत्र पर लिखी गई मिलती थी। ठीक है, तो भोजन पत्र जैसे होते थे और उस पर लिखा हुआ, जैसे देखो ये ना, ये चीज़ें जो लिखी है ना, आप मत बोलो ये चीज़ वगैरह वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखे गए हैं उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज। और ये ना छाले हैं ना, भुर्ज के छाले हैं, इस पे लिखे जाते थे। ठीक है, पात्र पे लिखे जाते। तो यही चीज़, इन सब चीज़ों से भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे होती थी पहले की रीतियाँ नीति, कैसे होती थी, है ना। तो इनमें से इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ किसे कहेंगे, जो हाथों से लिखी गई बुक होती हैं, को कीड़ों ने खा लिया, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ओके, प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों से
प्राप्त होती है, ठीक है, मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। इन पांडुलिपि जो छाले पर लिखे होते हैं या फिर पत्तों पर लिखे होते हैं, ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है, ठीक है। देखो इन सब पत्तों पे या फिर छालों पे क्या मिलता है, धार्मिक के मान्यता कितना था, व्यवहार में कैसे थे वो लोग, राजा का जीवन कैसा था, औषधि यानी कि दवाइयाँ कैसी होती थी, विज्ञान क्या कहता था उस टाइम में, ठीक है, किस प्रकार के मतलब सभी प्रकार के विषय के बारे में लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, कई संस्कृत में भी लिखे हुए हैं महाकाव्य या फिर कविताएं या फिर नाटक, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है, ठीक है, अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग करते थे, प्राकृतिक भाषा भी बोलते थे लेकिन तमिल भी बोलते थे, तो प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग किया करते थे, ठीक है। तो देखो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। देखो अभिलेखों किसे बोलते हैं, जो पत्थर पे या फिर किसी धातु चीज़ों पे, किसी मेटल चीज़ों पे लिखा होता है ना, जैसे ये देखो पत्थर है ना, पत्थर पे लिखे हुए या फिर किसी धातु पे लिखे हुए ऐसी चीज़ें ना लिखे हैं, तो इन चीज़ों को ना हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, ओके। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कई बार राजा अपनी जो बातें होती थी ना कि रूल्स बोलते हैं जिसे, तो वो रूल्स ना इसमें लिख देते थे, नियम इसमें लिखते थे कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, और सब अपना पढ़ लेते थे, देख लेते थे और उनका पालन भी करते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखें भी मिलती थी जिसमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, जिसमें कई ऐसे उपदेश या फिर अभिलेख थे कि जिसमें राजा रानी और अन्य स्त्री और पुरुष भी अपने कार्य के बारे में उसमें लिखा करते थे, अपने कार्यों के बारे में उसमें बताया करते थे, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है, शासक अपने लड़ाइयों का रेखा जोखा सब कुछ रखा करते थे। देखो एक क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी। अब देखो बोल रहे हैं कि ये कठोर जो चीज़ें हैं ना, जैसे पत्थर हो गए या फिर किसी धातु की चीज़ें हो गए, तो इसमें लिखवाने में कितनी दिक्कत आती थी और क्या क्या लाभ होता था, तो मतलब ये चीज़ें आपको पता चलेगा, तो क्या क्या होता था, तो अब देखो क्या होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई भी गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वो औजारे, हथियारे, बर्तनों, आभूषणों के भी और मतलब नीचे बनेंगे। तो पहले ये देख लो, पुरातात्विक जो था ना, वो मतलब पुरातात्विक किसे कहते हैं, जो इन सब ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते थे कि क्या है, कैसे लिखा गया है, जैसे ईंट और पत्थर से बने हुए या फिर कोई मतलब चित्र हो गए, अवशेषों हो गए, मूर्तियाँ हो गए, अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों सबका मतलब क्या करते थे तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे, ठीक है। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई करते थे ताकि हमें मिल जाए। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मीट और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर एवं जल्दी नष्ट न होने होते हैं, ठीक है। आपको पता ही ना कि ये सब मतलब मिट्टी से बने हैं, पक्की मिट्टी से बने हैं या फिर कोई मेटल से बने हैं, किसी सिक्के से बने हैं, तो ये सब जल्दी नुकसान नहीं होगा ना। कागज वागज का बना हो तो वो नुकसान हो जाएगा। जैसे ऊपर में अभिलेख मिला था, किस पे लिखा हुआ, पांडुचेरी वो वाला, मतलब पांडुचेरी नहीं, अभिलेख वाला था ना जो पत्ते पे लिखे हुए थे, तो उन सब पे ना वो कीड़ा वगैरह खा लिए तो कुछ नष्ट भी हो गया था। और इन सब पे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मेटल के बने हुए, पत्थर के बने हुए हैं, पक्की मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये सब जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। देखो पुरातत्वविद जानवरों, ठीक है, जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों पे भी ढूंढते थे, ठीक है। ये पुरातत्वविद जो थे ना, वो जानवरों के, चिड़िया के या फिर मछलियों की हड्डी ढूंढा करते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या क्या
खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े या फिर अन्य जल जाते फिर भी जले हुए रूप में रखे रहते थे, तो इन्हें पता चल जाता था। ठीक है, देखो क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। ये मतलब बोल रहे हैं कि क्या इन्हें बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि ये पुरातात्विदों जो है ना वो यही सब ढूंढते रहते थे। ठीक है, और पांडुलिपियाँ तो आपको पता ही है, पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, जो किसी मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, देखो है क्या, पांडुलिपियाँ अभिलेख हो। ठीक है, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखे हुए, अभिलेख मतलब कहाँ, जो पत्थर या फिर किसी मेटल चीज़ों पे लिखे हुए थे। एंड पुरातात्विक किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है, से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना शुरू रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों से ना हमें पता चलता था। हमें देखो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा तो सुना भी होगा थोड़ा बहुत कि ऐसे ऐसे होता है। तो उन सब में ना लोगों को बहुत अच्छा लगा था, शासक कैसे थे, इसके बाद घर कैसे बनाते थे, घर ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे, परिवहन सिस्टम कैसा था। तो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, बहुत लोग यूज भी करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अतीत को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर भारत को जानना है तो अतीत को जानो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से दोनों मतलब तीनों पार्ट की वीडियो अच्छे से कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो ख़त्म ही हो जाना है और अच्छे से आप मैं एक साथ फुल वीडियो बना दूँगी, फिर आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इतिहास की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, हमने 3rd तक पढ़ लिया है। ये सब देखो, ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक हैं हमने बहुत कर लिया है। इंडिया का नाम कैसे पड़ा है, नर्मदा नदी कहाँ है, पांडुलिपि क्या होते हैं, पांडुलिपि जो हाथों से लिखी हुई चीज़ होती है, अभिलेख मतलब पत्थर और किसी मेटल चीज़ों पे लिखी हुई बात होती है ना। और ये चीज़ें के बारे में हमने पढ़ा था। पुरातात्विक भी पढ़ा था, है ना, पांडुलिपियाँ वगैरह पढ़ लिए थे। अब देखो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा वीडियो लेक्चर 4 होने वाला है। तो आज का टॉपिक है क्या, आज का टॉपिक है अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक होते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। ठीक है, इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अतीत शब्द का प्रयोग कहाँ, बहुवचन के रूप में किया जाता है कि अतीत में बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। ठीक है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, सबके जीवन सबसे बहुत ज़्यादा भिन्न थे। जैसे कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे अभी 120 किलोमीटर आप दूर चले जाओ अपने स्टेट या फिर अपने जहाँ पर भी रहते हो, तो वहाँ पर ना सब कुछ मतलब कल्चर वगैरह सब कुछ क्या हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाता है। तो मतलब हर कुछ रीति रिवाज, लैंग्वेज, पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, रहना, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप, ठीक है, जो अंडमान द्वीप है ना, आपने उसमें बे ऑफ बंगाल में है ना, मतलब बंगाल की खाड़ी में के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, अंडमान द्वीप में लोग ज़्यादा मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फ्रूट की संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में विद्वान थे। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे होता था, ऐसे जनरली होता रहता था। ठीक है,
तो देखो आगे, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, अपने विजयों का लेखा जोखा क्या करते थे, रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी थे, आम आदमी अपना करते थे, खाते थे, कमाते थे, खाते थे, कोई किसी से लेना देना नहीं। अभी देखो, अभी पीएम है, पीएम को सबसे लेना देना है, लेकिन जनरल लोग है ना, आम आदमी है ना, तो उन सबको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, खाते हैं पीते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन पीएम है, पीएम से तो सबको मतलब है ना, तो इसीलिए यही बात है। आम आदमी प्राय अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे, मतलब यही चीज़ है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है ना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी जानना चाहे ना तो बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ अभी बाकी भी है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, तिथियों का मतलब यानी कि जो डेट्स होते हैं ना, उनकी मतलब क्या होती हैं, तारीख जो होती है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी, है ना। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह जो थे ना, के जन्म की तिथि से ही की जाती हैं। अतः 2000 वर्ष से कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। ठीक है, जो ईसा मसीह मतलब जन्मे थे तो 0 पे जन्मे थे और उससे आगे हो गए 2000। ठीक है, तो ये हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पुण्य की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, हालांकि यहाँ पर है तो ये मैं ना शॉर्ट वीडियो बना दूँगी एक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर होता ये था कि मान कर चलो क्या है कि यहाँ पर ना पहले की डेटें होती थी। ओके, पहले की डेट होती थी, तो पहले की डेट होती थी तो यहाँ पर देखो 0 है, मतलब क्या है, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ये हम लिख दो, है ना, ये। ठीक है, मतलब ईसा मसीह, ई मो लिख देती हूँ। ठीक है, तो ईसा मसीह है, रुकी जाओ, ये देखो ये एक लाइन है ना, यहाँ पर क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए हैं। ठीक है, उनकी जन्म हुई है, तो यहाँ से जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 करके ऐसे ऐसे जाते गए है ना, 1 2 3 करके, तो 100 100 मतलब मैं 1000 2000 ले लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, तो 2000 आए। ठीक है, तो इनके ना ये प्लस में जा रहे थे, धीरे धीरे मतलब प्लस में जा रहे थे, लेकिन ना इससे हम किस में नापते थे, क्या किस में नापते थे, ईस्वी में। ठीक है, किस में नापते थे, ईस्वी में। लेकिन ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है ना, मान कर चलो ये 2 हो जा रहा है ना, तो 2000 ना इधर की तरफ डिक्रीज करते गए, क्या हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, 500, मतलब ऐसे नहीं होगा, एक ही साल घटता जाएगा, लेकिन मैं जगह नहीं है तो बता दे रही हूँ। फिर 10 हो जाएगा, ऐसे करके ना यहाँ पर आते आते ना 0 हो गया। ठीक है, और 0 से फिर से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ये क्या है, ईसा मसीह जन्म के बाद। तो इसे ईस्वी में नापते थे, मतलब ईस्वी में इसे इसकी यूनिट बोल सकते हो या फिर इसके में बोलते थे, लेकिन इसे ईसा पूर्व में बोलते थे। किस में बोलते थे, ईसा पूर्व में बोलते। ठीक है, तो जो ईसा मसीह है ना, उनके जन्म से पहले ईसा पूर्व बोला करता था, और इसके जन्म के बाद क्या बोलते थे, बताओ जल्दी बताओ, ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हुए एंड यहाँ पर, और ये मैं ना शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी, इसे ही मैंने शॉर्ट में ऊपर बता दिया है, बाद बाकी ना इसका मैं शॉर्ट वीडियो एक बना लूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी। और बाद बाकी इतना ही, मतलब इतना ही थे, ये चैप्टर हुए एंड। आपको बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना एक बार। ठीक है, और देखकर फिर अपने बुक से एक बार रिवाइज करना, और रिवाइज करोगे तो आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर हुए हैं एंड, हम न्यू चैप्टर न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।